Hello friends, welcome to my YouTube class and this is the last class for the chapter biomolecules and today we will go through the topic metabolic pathways, the enzyme and the enzyme actions. Concept of metabolism. All the biomolecules are present in a certain concentration in the cells of the body. तो अब तक जो भी हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा आइदर वो माइक्रो था या मैक्रो था, उन सब का एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होता है कि कौन सा बायोमोलिक्यूल किस अमाउंट में सेल में प्रेजेंट होगा. वन इम्पॉर्टेंट थिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स हैज़ its own turnover, means they are constantly being changed over in certain period of time. तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका अपना खुद का टर्नओवर है, मतलब कुछ प्रोडक्ट है. तो ये बायोमोलिक्यूल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इस तरह से कॉन्स्टेंटली एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये चेंज होते रहते हैं. मीन्स जो पुराने हैं वो यूज़ हो जाते हैं और फिर नए बनते हैं. ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वो बायोमोलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता रहता है. वन ऑफ एग्जाम्पल फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन अमीन. तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल समझाया गया है कि अगर अमीनो एसिड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया जाए तो अमीनो एसिड्स क्या बन जाएगा, दैट इज अमीन. इट विल बी कन्वर्टेड टू अमीन. मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट अलोन, दे आर लिंक्ड विथ अदर रिएक्शंस इन द बॉडी. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कोई कोई रिएक्शंस सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, बट मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर सेट ऑफ रिएक्शंस, वो ग्रुप ऑफ रिएक्शंस होते हैं बॉडी में. सीरीज ऑफ दीज रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे. और इन्हीं ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को या सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. These metabolic pathway help in regulation of biomolecules in a balanced way, and this metabolic flow of biomolecules is called dynamic state of the body constituents. तो इस तरह से हमारा बॉडी का डायनेमिक स्टेट बना रहता है थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवेज. Every chemical reactions of metabolic pathway is catalyzed reaction. These reactions are catalyzed by catalyst and the catalysts are protein in nature and are called as enzymes. तो catalyst, you all are knowing, catalysts are proteinous in nature and they hasten the rate of reaction, they increases the rate of reaction whenever they are used in the chemical reaction. तो जो भी chemical reactions हैं metabolic pathway के वो सभी catalyzed reaction हैं, means certain catalyst वर्क ओवर दैट रिएक्शन. तो कैटलाइज्ड है इसका मतलब कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी मोर. मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ रिएक्शन. मेटाबॉलिक पाथवे विच आर गोइंग इनसाइड ऑफ बॉडी इज ऑफ टू टाइप. जो मेटाबॉलिक पाथवे हमने पढ़ा वो दो तरह के होते हैं बॉडी में. एक को बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे. तो क्या है एनाबॉलिक पाथवे? व्हेन मेटाबॉलिक पाथवे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर रिएक्ट करके जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए तो दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक पाथवे. एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू कोलेस्ट्रॉल. एसिटिक एसिड सिंपल स्ट्रक्चर है और कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. तो सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे. नाउ कैटाबॉलिक पाथवे, व्हेन मेटाबॉलिक पाथवे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे. और यहीं जब उल्टा हो जाए मीन्स कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर बने तो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे. एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज. एनाबॉलिक पाथवे जो है दैट कंज्यूम्स एनर्जी वेयर एज कैटाबॉलिक पाथवे रिलीजेस एनर्जी.
The most important form of energy currency in the living system is the bond energy in the chemical called adenosine triphosphate, जिसको हम लोग ATP बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा एनर्जी करेंसी है लिविंग सिस्टम के सेल्स में, जो कि हर जगह अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ATP ही एनर्जी प्रोवाइड कराता है। The living state, one important point from physics, state that system at equilibrium cannot perform work। फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ये कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्क नहीं कर सकता है। तो आगे क्या है, आगे ये है कि एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो क्योंकि हमारा बॉडी कंटिन्यूसली वर्क करता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का मतलब कि बॉडी का वर्क बंद हो जाना। हेंस द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। इसलिए हमारी बॉडी को हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बॉडी फंक्शनिंग करना बंद कर देगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोटेनियस इन नेचर एंड नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इन द सेल। तो जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उन सबको गवर्न करने के लिए एंजाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में। एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैटलिस्ट फॉर और बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स का एक नाम कैटलिस्ट है, एक नाम बायोकैटलिस्ट भी है। इट हेल्प्स इन कैटलिसिस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को कैटलाइज करता है। बायोलॉजिकल यूज़ कहाँ कहाँ है एंजाइम्स का? तो अगर बायोलॉजिकल यूज़ है तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, मेडिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। इलीजा टेस्ट होता है एड्स के लिए, तो उस इलीजा टेस्ट में भी एंजाइम ही यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में कहाँ यूज़ होता है? अल्कोहल फॉर्मेशन में यूज़ होगा, चीज़ फॉर्मेशन में यूज़ होता है, बेबीज़ के फूड बनाने में हेल्प होता है। एंजाइम्स आर एक्टिव इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर भी एक्टिव हैं और सेल के बाहर भी एक्टिव हैं। अब एंजाइम वर्क कैसे करता है? तो एंजाइम वर्क करने के लिए इसको ठीक से पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो एंजाइम्स के कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं। एक्टिव साइट्स क्रीविसेस या ग्रूव्स के रूप में होंगे, छोटे छोटे गड्ढे होंगे या क्रीविसेस बने होंगे, वो कहलाता है एंजाइम्स का एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जाके फिक्स हो जाता है, बाइंड हो जाता है। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम्स टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड होता है वो अपने कन्फर्मेशन को थोड़ा बहुत चेंज करता है ताकि सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाएं। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो जब ये दोनों अच्छे से बाइंड हो गए तो एंजाइम क्या करता है, जो सबस्ट्रेट है उसके केमिकल्स बॉन्ड को तोड़ता है, पुराने केमिकल बॉन्ड को तोड़ता है, नए केमिकल बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से वो जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको हम बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। द एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट। अब एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड न्यू मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। और जो एंजाइम है वो फ्री हो गया और ये फ्री एंजाइम फिर से नए रिएक्शंस के लिए तैयार होता है, नए मॉलिक्यूल को अपने आप में बाइंड करने के लिए तैयार हो जाता है, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो दिस हाउ द एंजाइम्स वर्क। अब यहाँ देख लेंगे एंजाइम के वर्किंग को दो हाइपोथेसिस से समझाया गया है। पहला है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये कहता है कि एंजाइम जो है वो लॉक है और जो सबस्ट्रेट है वो की है, सॉरी, जो सबस्ट्रेट है वो लॉक है और एंजाइम की है। तो जब एंजाइम लॉक में जाएगा, मतलब की लॉक में जाएगा, तब जाके वो लॉक खुलेगा, यानी उसके प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसा ही होता है लॉक और की हाइपोथेसिस।
लॉक और की यहाँ पर इसको दो तरीके से समझाया गया है। कंबाइनिंग रिएक्शन, कंबाइनिंग रिएक्शन मतलब कि सबस्ट्रेट आपके पास दो हैं और दोनों जुड़ के प्रोडक्ट बन जाएं। तो आप यहाँ पे देखिए एंजाइम है, एंजाइम के एक्टिव साइट हैं, एक्टिव साइट्स जो ग्रुप से बनाया गया है। दो रिएक्टेंट हैं यानी कि सबस्ट्रेट हैं, दोनों सबस्ट्रेट आ करके एंजाइम में बाइंड हो गए हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, बॉन्ड बन गया है, दोनों जुड़ गए हैं और इस तरह से फिर प्रोडक्ट बन गया है। दूसरा है स्प्लिटिंग रिएक्शन। स्प्लिटिंग रिएक्शन में एंजाइम आप देख सकते हैं, सबस्ट्रेट देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोनों फिट हो गए हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है और फिर जो प्रोडक्ट है वो मतलब जो सबस्ट्रेट है वो स्प्लिट होकर दो प्रोडक्ट्स में तैयार हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग रिएक्शन। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर ए और बी सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, एंजाइम के दो एक्टिव साइट्स हैं, दोनों एक्टिव साइट्स में सबस्ट्रेट फिट हो गए। उसमें आप देखो कि पुराने बॉन्ड टूट गए हैं, डी अटैच्ड एटम जो लिखा हुआ है, और नए बॉन्ड के साथ नया प्रोडक्ट बन गया। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो इस तरह से समझाया गया कि एंजाइम कैसे वर्क करते हैं। आइसो एंजाइम क्या होता है? दीज आर एंजाइम्स विच हैव स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैन एक्चुअल एंजाइम्स but have similar function is called isozyme or isoenzyme. Example, lactic dehydrogenase. Lactic dehydrogenase changes pyruvate to lactate. Co-factor क्या होता है? Many enzymes shows its catalytic activity only in association with certain non-protein substances such as magnesium and potassium. Such substances are called cofactor. The enzyme that only work in presence of cofactor is called apoenzyme. The organic non-protein cofactor that can be easily separated from apoenzyme is called coenzyme. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन में अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन डाइल्यूट है तो द रिएक्शन विल टेक मोर टाइम, और अगर एंजाइम कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड है, हाईली कंसंट्रेटेड है, तो द रिएक्शन विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट। दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हाईली कंसंट्रेटेड सबस्ट्रेट है तो दैट विल टेक मोर टाइम, और सबस्ट्रेट लेस कंसंट्रेटेड है तो इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाएगा। टेम्परेचर के लिए एंजाइम जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम एक्टिव होता है, और उससे कम टेम्परेचर रह गया, उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। पीएच कंसंट्रेशन के लिए बात करेंगे तो पीएच कंसंट्रेशन में 6 to 7.5 पीएच जो है, 6 to 7.5 पीएच पर एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। इससे कम करेंगे या इससे ज़्यादा करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इनहिबिटर क्या होता है? सर्टन केमिकल्स होते हैं दैट देयर शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। When inhibitor closely resemble the substrate in its molecules structure and inhibit the activity of enzyme, that is called competitive inhibitor. तो जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से बिल्कुल क्लोजली रिसेंबल करता है, यानी कि जो इनहिबिटर है जो इनहिबिट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, वो और सबस्ट्रेट दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक होता है। तो सबस्ट्रेट की जगह पे जा कर के इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड कर लेता है और इस तरह से रिएक्शन को वो शट ऑफ कर देता है। इनहिबिशन ऑफ सक्सेसिनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का नाम कैसे रखा गया है? तो पहला है सम एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स एज टू द रूट वर्ड ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के रूट वर्ड में ही पीछे एज लगा देंगे तो एंजाइम का नाम बन जाएगा। जैसे सुक्रोज सबस्ट्रेट है तो सुक्रोज पे काम करने वाले एंजाइम का नाम सुक्रेज।
लिपिड के ऊपर काम करने वाले एंजाइम का नाम लाइपेज। प्रोटीन के ऊपर काम करने वाले एंजाइम का नाम प्रोटीनेज। ए एस ई लास्ट में जुड़ा है सब में, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पहला रूल ये है। दूसरा रूल है सम एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज्ड। तो कुछ एंजाइम्स का नाम उस रिएक्शन के बेस पे है जहाँ वो कैटेलाइज्ड करते हैं, कैटलिसिस शो करते हैं। जैसे पॉलीमरेज रिएक्शन पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन में हेल्प करता है। तो जिस रिएक्शन में हेल्प करेगा उसी रिएक्शन के नाम से एंजाइम्स का नाम भी है। सम एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर देयर सोर्स। कुछ एंजाइम्स का नाम दिया गया है कहाँ से मिला है, कौन से सोर्स से मिला है। जैसे कि पपायन एंजाइम, नाम है पपायन एंजाइम, मिला कहाँ से, पपाया से है। Certain enzymes consist of two names. First indicate the substrate and the second indicate the reaction catalyzed by it. Example DNA polymerase. तो इस तरह से हम enzymes का नाम देते हैं. This is the way, these are the rules through which enzymes are named. Classification of enzyme. तो पहला ग्रुप जो है enzymes का oxidoreductase. द एंजाइम्स दैट कैटलाइजेज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जो कैटलाइज करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफर से जब करेगा तब उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। एग्जाम्पल में NAD है, उसके साथ हाइड्रोजन आयन जोड़ रहे हैं तो वो NAD हो जा रहा है विद द रिलीज ऑफ वाटर। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यहाँ एंजाइम काम कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होगा। दूसरा ट्रांसफरेज एंजाइम है। दिस एंजाइम कैटलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर करेगा तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज। जैसे सबस्ट्रेट 1 और G + S2। तो यहाँ देख लीजिए अगर ट्रांसफरेज एंजाइम काम कर रहा है तो इसमें से S1 सबस्ट्रेट 1 हट गया है और G और प्लस सबस्ट्रेट 2 के साथ जुड़ गया। जो G एंजाइम है उस एंजाइम के साथ दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ गया, पहला सबस्ट्रेट फ्री हो गया। Hydrolysis. This is enzyme catalyzes splitting of longer molecule into smaller one by adding of water. That is hydrolysis. तो स्टार्च है या ग्लाइकोजन है उसमें पैंक्रेटिक एमाइलेज जुड़ेंगे तो माल्टोज और आइसोमाल्टोज बनेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज, कौन सा एंजाइम होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलिटिक बोलेंगे या हाइड्रोलिसिस भी बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस एंजाइम। नेक्स्ट इज लाइएज एंजाइम। तो दिस एंजाइम कैटलाइजेज द ब्रेकेज ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। तो बिना हाइड्रोलिसिस के जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसको लाइएज बोलेंगे। Next is isomerase. This enzyme catalyzes the substrate into a related isomeric form by rearrangement of the molecules. तो आइसोमरेज रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है। यहाँ देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा है और वो रीअरेंज होकर मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हो गया है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं आइसोमरेज एंजाइम्स। लाइगेज एक और एंजाइम है। दिस एंजाइम कैटलाइजेज द ज्वाइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम ATP। तो यहाँ ATP से एनर्जी लिया जाता है। तो ऐसे एंजाइम्स जो ATP से एनर्जी ले करके अपना काम करें दैट इज कॉल्ड एज लाइगेज। तो पायरुवेट + CO2 + ATP, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है। तो ये एंजाइम क्या है, लाइगेज एंजाइम है। ऑक्सलो एसिटिक बना रहा है और ADP बना रहा है। नाउ हाउ एनर्जी ब्रिंग सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो केमिकल कन्वर्जन के लिए एंजाइम्स, यहाँ एनर्जी लिखा गया है सॉरी। तो हाउ एंजाइम्स ब्रिंग सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द हेडिंग इज हाउ एंजाइम्स ब्रिंग सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल conversion. For a substrate to convert into product, it has to bind the enzyme at its active site. This form enzyme substrate complex. तो जैसा आपको हमने बताया कि कोई भी रिएक्शन करने के लिए एंजाइम के एक्टिव साइट में प्रोडक्ट को फिट होना पड़ता है, एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को फिट होना पड़ता है। तो जब सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे में फिट होते हैं तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हेन एंजाइम इज बाउंड टू सबस्ट्रेट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज फॉर्म्ड कॉल्ड ट्रांजिशनल स्टेज। तो
तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट ऑल ऑफ सडन नहीं मिलता है, बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। वेरी सून द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम इंजाइम, और कुछ समय बाद उस इंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है आफ्टर रिक्वायर्ड बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग। अब वहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है वो करके, अगर सबस्ट्रेट में बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो बॉन्ड फॉर्मेशन करके, या सबस्ट्रेट से बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट फाइनली इंजाइम हमको दे देता है। फाइनली द सबस्ट्रेट हैज़ कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, और इस तरह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इन बिटवीन द रिएक्शन स्टार्ट्स द प्रोडक्ट फॉर्म मेनी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आर फॉर्म। तो रिएक्शन स्टार्ट होने से लेकर के प्रोडक्ट के बनने तक बहुत सारे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बट वो स्टेबल नहीं होते हैं ड्यू टू इट्स लो एनर्जी। नाउ इसी चीज़ को इस ग्राफ पे समझाया गया है कि अगर हम बिना इंजाइम के कोई रिएक्शन करते हैं, तो आप ऊपर वाली लाइन देखिए, जो ट्रांजिशनल स्टेज है वो कितना ऊपर गया है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर हम सबस्ट्रेट को इंजाइम के साथ कर रहे हैं तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप जानते ही हो, दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्स टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो बिना अगर इंजाइम करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और विथ इंजाइम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी विथ इंजाइम, आप देखो लिखा हुआ एक्टिवेशन एनर्जी विथ इंजाइम, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो आगे देखते हैं कि जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, यहाँ वाई एक्सिस है, पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, और एक्स एक्सिस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है रिएक्शन वो शो कर रहा है। वी हैव टू सी द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस और पी। यस और पी, आप देखिए यस कहाँ है और पी कहाँ है, उनके बीच जो एनर्जी है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो एनर्जी हमको देखना है। इफ़ पी इज लोअर लेवल देन एस, पी प्रोडक्ट अगर लोअर लेवल है सबस्ट्रेट से, तो इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू गेट प्रोडक्ट, तो इसमें एनर्जी की सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। हाउ एवर वेन एवर इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर इट रिक्वायर्स एस हैज़ टू गो टू मच हायर एनर्जी स्टेट, लेकिन अगर ऐसा है और एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए तो यस को बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड दैट ऑफ ट्रांजिशनल स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। द rate of physical or chemical process is called rate of reaction, and the rate of reaction is represented by del P by del T. That's all in today's class. Thanks a lot to you all, and please subscribe my channel. Thanks a lot.